आपके लिए ये द्वंद कि भाई एक नेता के तौर पे मुझे नहीं करना चाहिए या एक कलाकार के तौर पे मुझे ये फ्रीडम है, मैं कर सकता हूँ? हम कंफ्यूज नहीं है। हाँ। पूछने वाला कंफ्यूज रहता है। थोड़ा सा तो दिमाग में चक्री चलती है। मैं इंटरव्यू को अपने लिए भी देखता हूँ, सुनता हूँ। बनारस खींचता है। मेरे लिए बनारस हमारा रिचार्जिंग सेंटर है। सिंगर नहीं बनना था, बनना तो टीचर था, तो नहीं लगा नौकरिया ना। तो आपको देखते दरवाजा बंद करते थे सब। अरे फिर आया बीच वाला। ये भोजपुरी में जो हम अश्लीलता की बात, अश्लील गाना कभी हिट हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कोई देवी गीत ही सुनता और उसको बगल वाली जान बारे भी सुना दो तो वो तो भड़केगा ही। हम शंकराचार्य थोड़ी हैं। मैया हो बनौले रही है। नेहा राठौड़ ने आपका या रवि किशन जी के गानों की पूरी लिस्ट वीडियो बनाया था। जो हीरोइन लुक्खा टाइप का है तो उसका गाना दिया था, कब देबू कहवा देबू। अब वो कैरेक्टर तो करना पड़ेगा ना। कोई गिर गया गड्ढे में अलग बात है, 2 घंटे तक वो मदद के लिए कोई चिल्लाता रहे, लोग हैं और आपके साधन नहीं थे नोएडा जैसी जगह। ये चूक है। ये बताइए, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? अरे हम तो बनना चाहते थे, लेकिन इतने साधु संत हैं देश में, एक से ही उसका प्रमाण पत्र मांगना, उसमें मामला राजनीतिक दिख गया आपको। अब वो मामला सनातनी नहीं। आज योगी आदित्यनाथ के कारण हिंदुत्व का मान बढ़ रहा है। अभी यूजीसी का जो जी, क्या ये भी होना चाहिए था? आप ही बांट दे रहे हैं तो कैसे होगा आगे? इसी में थोड़ी बहुत कुछ तो त्रुटि हुई है। यूजीसी की बात आई तो मैं चुप नहीं बैठा हूँ। बातें अनकही में अब जो मेरे मेहमान हैं वो एक गायक हैं, एक कलाकार हैं, एक राजनेता हैं, सांसद हैं और बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं। ये जहाँ चले जाएं इनको देखने सुनने के लिए एक पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि आप उस भीड़ को चीर नहीं सकते। ये अभी हमने देखा कुछ देर पहले। लेकिन इनकी जो एक बात मुझे जो पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है, सवाल आप इनसे कुछ भी पूछिए, सीधा या टेढ़ा, ये जवाब हमेशा बड़े ही शांत तरीके से मुस्कुराते हुए देते हैं। मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें अनकही में। नहीं, यूँ कहना चाहिए था कि हम क्या कितना भी टेढ़ा पूछे हम जवाब सीधा ही देते हैं, सीधा देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ऋचा जी, आपसे लंबे समय बाद हम आज बात करने बैठे हैं कड़क पे। जी, हालांकि मुझे वैसे हम खुद भी आपके फैन हैं। अच्छा, हाँ, हम खुद भी ऋचा अनिरुद्ध के एक आपकी बात करने की शैली, कठिन परिस्थितियों में भी हार्श नहीं होना, ये बड़ा यूनिक एक परिचय होता है किसी का, और वो आप में देखा हमने। स्वागत है आपका भी। तो अब ये बताइए, हमेशा ये हर इंटरव्यूअर के लिए एक संकट रहता होगा ना कि कलाकार मनोज तिवारी से बात करें या नेता मनोज तिवारी से? कभी आपके लिए भी संकट होता है, द्वंद आपके मन में? हम कंफ्यूज नहीं है। हाँ, पूछने वाला कंफ्यूज रहता है। भाई मैं लेकिन क्या कभी आपके लिए ये द्वंद कि भाई एक नेता के तौर पे मुझे नहीं करना चाहिए या एक कलाकार के तौर पे मुझे ये फ्रीडम है, मैं कर सकता हूँ, कभी आपको वो मेंटेन करना पड़ता है? उस समय जब सवाल आएंगे तो थोड़ा सा तो दिमाग में चक्री चलती है, क्योंकि देखिए हम तो बहुत साफ साफ बोलना चाहते हैं कि कुछ बात हम चाहते हुए नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसके बोलने से वो फिर वो पुरानी याद आती है कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनिए ठिलई हैं लोग सब बाँट न लई हैं कोई। तो झूठे क्या है सुनाओ उसी को जहाँ से कुछ निदान हो, या फिर जो आपको समझ सके। तो ऐसे कभी कभी चुप हो जाते हैं, नहीं तो जीवन तो मैं इंटरव्यू को अपने लिए भी देखता हूँ, सुनता हूँ। आज क्या क्या अटैक हो सकता है मेरे ऊपर, मैं कहाँ कहाँ गलती किया हूँ, तो वो एक इंटरव्यू होते होते ना थोड़ा सा समझ में आ जाता है। नहीं, बट मेरा ऐसा मानना है कि इंटरव्यू अटैक करने के लिए नहीं होना चाहिए, बातचीत करने के लिए, व्यक्ति को समझने के लिए। हाँ, चूंकि आप नेता हैं तो जो भी देश के मौजूदा मुद्दे होंगे उन पर आपसे बात होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इंटरव्यू किसी को अटैक करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो हाँ, लेकिन हो ही जाता है। अच्छा, लेकिन मेरा मन है कि आज शुरू करें बनारस से। हम बनारस में बैठे हैं इस वक्त। वाह, ये देखो अच्छी बात है कि हम बनारस में आके बतिया रहे हैं। हाँ, आप भी बनारस आए हैं, हम भी बनारस आए हैं,
और मेरे लिए बनारस हमारी क्या कहें धड़कन है, हमारा रिचार्जिंग सेंटर है। मेरी माँ यही रहती हैं। अच्छा, तो आप माँ से मिलने इमोशन है बहुत सी, खूब याद करूँगा तो खूब रोता हूँ क्या खुशी में कि मतलब इस शहर ने क्या क्या दे दिया। मैं इस शहर में ट्रेन से आया, स्टेशन पे अखबार खरीद के, पढ़ने के लिए नहीं, बिछाने के लिए, सोया, सुबह उठा, दातुन खरीदा, वो जहाँ पानी आता है नल उसमें लिया, तो वो सब सोचने लगते हैं कि भाई मेरे लिए तो जन्म भी मेरा इसी शहर में हुआ। गांव बिहार में है, पर माता जी आई यही कबीर चौरा अस्पताल में, उस कमरे को भी देखने गया था मैं अच्छा, जहाँ है पैदा भी वो हुआ। अस्पताल? हाँ बताए लोग। तो बनारस इमोशन भी है, मतलब कभी कभी भरभरा जाते हैं तो कंट्रोल करते रहते हैं क्योंकि कई बार होता है ना कि आप मान लो किसी बात पे आप के आंसू निकल गए तो कई एडिटर उसको किसी और बात के लिए रोते हुए दिखा देते हैं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं नहीं करेंगे। नहीं, जी। आप नहीं करेंगे, इंटरव्यू तो पब्लिक में जाएगा ना। तो जो लोग हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं उनका खेल शुरू होता है, फिर उनको तो आंसू बहता हुआ फोटो चाहिए। तो ठीक है, लेकिन इमोशन भी है मेरे लिए बनारस, और मैंने इसका गीत भी गाया। हाँ, इसका मैं अपने जीवन के हर घटना पे गीत गा चुका हूँ। अरे वाह, तो बनारस पे सुन लेते हैं थोड़ा। नहीं, उसमें गाया था कि हर कौने स्वभाव पे मोहा गईलु जननी, कैसन सजा दिहलु नैया, का से का तू बना दिहलु मैया। गाना है मेरा, और वो सब कुछ लिखा कि गंगा के किनारे उसी तला मंदिरिया, दिहले पुजारी जी बिठाई, हरे आके स्वयं वाणी में बसी गईलू, हो गईलू शारदा सहाई, का से का तू बना दे। ऐसे करें पूरा गाना। वो सुनने वाले तो हो सकता है अपने से रिलेट करें, बट दिस इज माई स्टोरी। योर स्टोरी। तो आपने कहा आपका जन्म स्थान ये है, जी। फिर आप दोबारा जब आपने कहा कि मैं स्टेशन पर आया, तो कब और क्यों आए बनारस? तो जब जन्म हुआ तो माँ को पिताजी लेके आए थे हॉस्पिटल में। एक सामान्य परिवार आए सरकारी अस्पताल में, बच्चे का जन्म हो गया। फिर 3 दिन में ही माताजी हमको लेके गोदी में लपेट के ले गई। तो हमको बोलती हैं कि जब जा रहे थे, मैं माँ से बहुत बतियाता हूँ, मैंने अपनी माँ का भी पॉडकास्ट किया है। अच्छा। और वो आएगा, तो जब वो आ जाएगा ना तो जो हमसे बतियाने आएंगे उनको और मसाला मिलेगा। बचपन की आपकी बात। हाँ, और मेरी माँ खूब बढ़िया से पॉडकास्ट दी है। वो साक्षर नहीं है, शिक्षित है, और बहुत कुछ सिखाती हैं। तो वो आई लेके, जन्म हो गया, फिर ले गई गांव। तो मैं पला बढ़ा गांव में, हाई स्कूल किया वहीं गांव से। 4-4 किलोमीटर रोज पैदल जाता था गांव से स्कूल। आज के बच्चों को वो समझ नहीं सकते। कैसे
कि एक व्यक्ति स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर रोज जाता है, आता है और अपने भाग्य से जाता है, आता है। रास्ते में क्या हुआ, किसी से कुछ हुआ, कहीं पानी में डूब गया तो सूचना ही आएगी। सही बात है। उस कंडीशन में हम लोग पले बढ़े। अब हम लोग भी आज भी अपने बच्चों को लगता है कि अरे गाड़ी छोड़ने गई कि नहीं, लेके आई कि नहीं, गिर तो नहीं गया बच्चा, चोट लग गई। समय समय की बात है। फिर मैं हाई स्कूल करने के बाद फिर इंटरमीडिएट में काशी आता हूँ। वो धरती फिर से खींचती है और फिर मैं काशी का ही हो गया। काशी में पहला घर बनाया, काशी से ग्रेजुएट हुआ, काशी से बीपीएड हुआ, एमपीएड हुआ। काशी में बनारस की गलियों में गाना गाने का मौका मिला, यहीं से सिंगर बन गया। फिर यहीं पे पहला घर बनाया। तो बहुत डीप रूटेड है आपका हाँ, कनेक्शन बनारस से। बहुत बहुत बहुत। और मतलब बेशक हमारा घर बिहार में है, लेकिन घर की फीलिंग तो बनारस में आती है। बनारस खींचता है, मतलब जैसे मैं पली बड़ी, यहाँ नहीं पली बड़ी हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन ये शहर खींचता है, आपको लगता है? यस, दो बात है, खींचता भी है और जिसको प्यार कर लिया उसको खिलने के लिए फेंकता भी है। राजन साजन मिश्रा जी को देखिए, रविशंकर, पंडित रविशंकर जी को देखिए, तो पहले सजाया शहर ने, फिर फेंका, चलो घूमो। मैं भी वैसे ही हूँ, क्योंकि जब यहाँ से निकले तभी तो दिल्ली गए, नोएडा में सालों साल ठेले की पराठा खा के गुलशन कुमार जी के उस सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज में हम लोग इंतजार करते रहे। फिर किस्मत खुल गई। यहाँ संगीत का सफर किसके साथ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? हाँ, पिताजी, हमारे पिताजी बहुत अगड़धत वोकलिस्ट थे, क्लासिकल वोकलिस्ट। अच्छा। और बनारस घराने से सीखे थे। अच्छा। हाँ, बड़े रामदास जी के शिष्य थे। तो हम बनारस घराने के ही एक शिष्य के पुत्र हैं। तो फिर इस कारण न मेरा पंडित किशन महाराज जी से मिलना, सेवा करना, तबला उठाना, अप्पा जी आए तो उनके पास जाना। कभी कभी जब हम सिंगर हो गए थे, गाड़ी वाड़ी खरीद लिए थे, तो मैं अप्पा जी को गाड़ी में बिठा के स्टेशन से, एयरपोर्ट से उनके घर पहुंचा देना। तो अप्पा जी पूछते थे, अरे गाड़ी से चलेला। तब हम लोग शुरुआत कर रहे थे और वो सबको बताती थी। अप्पा जी मतलब गिरजा देवी जी लोगों को इनके गवले से इनके गाड़ी मिलल है, गाड़ी खरीद ले हमन। ओहो, क्या लोग थे और क्या सहज थे। तो वो सब शायद वो सब ना धीरे धीरे वो हमारी सेवा का भी फल मिला। हम और संदीप दास, तो हम और संदीप दास एक ही रूम में रहते थे बीएचयू में, जिसको भी ग्रामी मिल गया तबले का। हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत कभी कभी ना बड़ा चमत्कारी सा लगता है मेरा कैरियर। पढ़ाई कर रहा हूँ, बीपीएड की, हो गया सिंगर। वही पूछना चाह रही थी आपसे कि यहाँ से जब निकले थे तो क्या सपना लेके निकले थे? काशी से नहीं, काशी में रहते रहते स्टार बने। सिंगर ही बनना था ना? और सिंगर नहीं बनना था, बनना तो टीचर था। तो नहीं लगा नौकरिया ना। अच्छा, वो नहीं लगा। हाँ, नहीं लगा तो मजबूरी में ढूंढने लगे, क्या करे यार, क्या करे। तो क्रिकेटर भी थे हम। तो ट्रेनवा में जाई हम लोग, तो सब रस्तवा में कहे तिवारी गाओ। तो एक दिन ठनका माथा कि लगता है मेरा गनवा ठीक है,
तब मैं ट्राई किया, और ट्राई किया तो 4 साल ट्राई किया। जिसको संघर्ष यहाँ स्ट्रगल कहते हैं। यहाँ लोग तो 2 महीना में उगता जाएंगे, हम 4 साल। 92 में इच्छा हुई और 96 में सफलता मिली। ये जो गुलशन कुमार जी का ऑफिस हमसे घबरा जाता, हमको देखते दरवाजा बंद करते थे सब। अरे फिर आया बीएचयू वाला। अच्छा। मगर मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है, जेन जी, उसको मैं बोलूँगा, देखो कितना भी आधुनिक हो जाए, बट पेशेंस तो रखना पड़ेगा। धैर्य मत छोड़ो। कीप ट्राइंग विद ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी विद पेशेंस। आपकी बेटी उसी जनरेशन में है जो जेन ज़ी में है? हाँ, बट पेशेंस कम है। लेकिन वो समझ आता हूँ तो समझ जाती है। और मैं 3 बेटियों का पिता हूँ। तो सबसे बड़ी और जो 2 छोटी छोटी हैं, वो तो भी छोटी है, वो तो हाँ। जेन अल्फा हो गई होंगी शायद। हाँ, अभी तो ये बड़ी वाली वो जेन जी है। मगर ठीक है, वो जीन्स हैं उसके, अच्छा। तो समझ जाती है। अब जब कभी मुड़कर, जैसे आपने कहा कि देखते हैं, तो जब मुड़कर देखते हैं तो क्या दिखाई देता है मनोज तिवारी की अपनी जीवन यात्रा में? क्या सोचा था, कहाँ वो 4 किलोमीटर पैदल जाना, कहाँ आज सांसद, इतने बड़े कलाकार, इतनी लोकप्रियता, इतना पैसा? हाँ, पर अब याद ही नहीं रहता है। अब लगता है अभी जो और सोचें वो होना चाहिए। अच्छा, अभी बड़ा परेशानी है मनुष्य का, जो मिल जाता है वो याद ही नहीं रहता है। True. और मुझे लगता है कोई याद करते रहना चाहिए, तब पाने के लिए फिर जियोगे, मरोगे नहीं, अगर पीछे का याद रहे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, और मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि जो है उसको संभालो। आर्टिस्टों के साथ ये बड़ी समस्या है। अगर आपने खूब अच्छा कमा लिया, अर्निंग हो गई, तो इन्वेस्ट करना नहीं आता, और फिर अगला कार्यक्रम कब मिलेगा, अगला वो कब उसी आएगा, जद्दोजहद में लगे, उसमें जो दौड़ है में ना हैं। वो बढ़िया से प्लान नहीं कर पाते हैं। वरना छोटे छोटे अमाउंट से लोग कितना बड़ा बड़ा बिजनेस प्लान कर लेते। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा प्लान हो जाए। अच्छा, भी एक बात बताइए, शास्त्रीय संगीत सीखा, इतना अच्छा माहौल, सब मेहनत, फिर ये भोजपुरी में जो हम अश्लीलता की बात करते हैं, वहाँ की यात्रा कैसे, वहाँ पे कैसे निकल पड़े उस यात्रा पर? देखिए, भोजपुरी को अश्लीलता के कटघरे में लोग खड़ा कर देते हैं, लेकिन कितने अच्छे अच्छे गीत हैं। हाँ, तो अच्छे गीत हैं। हम लोग तो खुद कहते हैं भोजपुरी साहित्य या जो होता है जी। वो ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए। लेकिन चाहे आप हों, चाहे रवि किशन जी हों, निरहुआ हों, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि, अब मैं तो इतना सुनती नहीं हूँ, लेकिन मैं इन लोगों से सब पूछ रही थी, इतने अश्लील गाने क्यों हिट हो गए हैं सब, और फिल्में भी अश्लील? अश्लील हिट नहीं होते, हिट तो अच्छे वाले होते। अश्लील गाना कभी हिट हो ही नहीं सकता। पब्लिक का टेस्ट इतना अच्छा है। अरे नहीं, बताइए। अब कुछ बताओ तुम लोग। कोई आपके सामने बोलेगा नहीं, अभी सब बता नहीं, रहे हम थे। तो बहस करना चाहते हैं उस पर। बट कोई बताते नहीं हमको है कोई कौन गाना हिट है। मान लीजिए हमारा गाना हिट है रिंकिया के पापा, देखिए। तो ये अश्लील है। नहीं, वो नहीं है, लिपस्टिक वाला है, और वो बगल की क्या बगल वाली जान मारेली, हाँ। तो ई अश्लील थोड़ी है। समवन इज किलिंग मी। ए भाई, कोई आपको या तो उस भाषा की समझ नहीं है। कनवा में शोभे बाली, जोड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मतवाली, बगल वाली जान मारेली, तो ये तो रोमांटिक गाना है। देखिए, अभी ना मेरे पास है नहीं वो लिस्ट,
एक बार नेहा राठौड़ ने आपका या रवि किशन जी के गानों की पूरी लिस्ट विस्ट वीडियो बनाया था नहीं वो कि देखिए तो कितने खराब गाने हैं लोगों के। वो पॉलिटिकली मूर्खता करती है। उनको पते नहीं है कि मनोज तिवारी मतलब सील मर्यादा वाला गाना। हमारा एक भी गाना आप बता दीजिए, बलगर मैं बिना अपनी माँ को गाना सुनाए गाते ही नहीं। सुनने वाले ने समझा नहीं किसी ने, तो हम उसकी क्या कर सकते हैं। जैसे आप लिपस्टिक की बात कर रही हैं, तो कहाँ गाना ये बलगर कहाँ है। तू लगावे लू जब लिपस्टिक, ही लेला सारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, तारीफ कर रहा है। कमरिया करे लपा लप, लॉलीपॉप लागेलू। तो इसमें वल्गर क्या कह रहा है। एक अच्छा रुकिए, रिमोट से लहंगा वाला गाना आपका है या रवि किशन जी का रवि है? किशन का है। अच्छा, हाँ हाँ, उस गाने का हाँ, उसमें थोड़ी सी बात, वो थोड़ी टेढ़ी बात है। हाँ, वो हम ऐसा कभी बात नहीं कहे। आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने कभी कोई अश्लील भोजपुरी गाना नहीं कभी गाया? नहीं, एक भी गाना नहीं। हम सटायर गाए हैं। हम जैसे हमारा एक गाना बहुत लोग चलाते हैं, बेबी बियर पी के। अब बहुत पॉलिटिकली व्यूज से बहुत हमको, अब मैं गाना क्या गा रहा हूं गा दीजिए। कि हाथ में मोबाइल, इनके ओठन पे स्माइल, बगल सामने ऊपर नीचे मारे ली स्टाइल, पास पड़ोसी के लोगन के निकले लागल दाम दाम दाम। मतलब बेबी बियर पी के नाचताड़ी छम्मा छम्मा छम। बट इसमें बलगर क्या है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि बनारस में शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ कोई व्यक्ति कलाकार गा रहा है। नहीं, हम शास्त्रीय संगीत नहीं सीखे हैं, लेकिन कोई भी संगीत किसी न किसी शास्त्र में ही होता है। तो ये तो मैटर है ना। अब देखिए, वल्गर गाना, रोमांटिक गाना, सैटायरिक गाना, देशभक्ति गाना, ये सब अलग अलग प्रक्रिया, 64 प्रकार के गीत होते हैं। हमारे यहाँ तो भोजपुरी में गाली दी जाती है कि जेवही बैठेले फलानवा के नाती, उनकर बहिना छिनारी जी। हमारे यहाँ गारी संस्कार में है। बट वो कब गाया जाता है, जब आप ससुराल के लोग लड़के पक्ष के आके गा रहे हैं। ये नहीं कि कहीं सड़क पे किसी को कह देंगे। वैसे ही हर गीत का एक भाव है, वो कहाँ गाया जा रहा है। हमने एक गाना गाया है, हर सुतला में हमके लगावे ओठ लाली, गजब मिलल चालू भैया तो हर साली। मैं साली से बात कर रहा हूं। हंसी मजाक का रिश्ता है। तो अगर इसको कोई नहीं समझेगा ना, तो वो भोजपुरी को सर्टिफिकेट ना दे। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वल्गर गाना नहीं गाया लोगों ने। वल्गर गाना गाया है, जिससे हमारी बुराई होती है। छवि बन गई है। हाँ। अब जैसे पंजाबी में इतना खूबसूरत फोक है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि हनी सिंह ने ऐसा बना दिया कि बस वो 4 बोतल वोडका है क्या पंजाबी म्यूजिक। आप समझ रहे हैं? ऐसी भोजपुरी की एक छवि बन गई कि सब जो है इसमें वो खराब ही है। हाँ, तो जो बाहर बैठा व्यक्ति ये है, डिस्कशन करके उसी को मैं बोलता हूं, ये इन लोग, कुछ लोगों ने ना समीक्षा गलत की। हम रोज कहते हैं कि भैया ऐसा मत करो, गाना समझा, हम क्या कह रहे हैं। हमारा सबसे ज्यादा जो चर्चा में गाना है, जिसको अरविंद केजरीवाल भी बहुत पीसते हैं, तो ये बेबी बियर पी के रिंकिया के पापा। अरे भाई, ये दोनों गाना तो लोगों को पसंद आता है। हाँ, अब आप सोचो कि घर में अगर किसी का डेथ हुआ है, तो उस समय हमें ओम भूर्भुवः स्वः तो ही बजाना है। आप गलत जगह गलत चीज को कोट करके और फिर बोलते हो कि ये गलत है, तो फिर तो पूरे कोई दुनिया का कोई इंडस्ट्री नहीं बचेगा जहां अलग अलग टॉपिक के गाने हैं। फेयर इनफ। आपके लेकिन अभी देवी गीत आपके एक दौर था। हाँ, हर घर में बजाए गए हैं, गाए गए हैं,
वो कितना खूबसूरत दौर था, वो उसमें कैसे हुआ? वही बात है ना, मान लीजिए कोई देवी गीत ही सुनता हो और उसको बगल वाली जान वाली सुना दो तो तो वो तो भड़केगा ही। और हम लोग को ऐसा फील हुआ है। लेकिन हम तो सिंगर है ना भाई, सब तरह का गाएंगे। हम महात्मा नहीं हैं, हम शंकराचार्य थोड़ी हैं। देखिए आप खुद बता रहे हैं मुझे सब। एक देवी का थोड़ा सा कुछ लाइन सुने, फिर अगले मुद्दे पर चलेंगे। बट आपने इसकी सफाई मतलब नहीं, मुझे निरुत्तर कर दिया। हमने ये सच है, अगर सच में ये इंटरव्यू जाए ना, तो जैसे आपसे बात करते समय फिर आपके चेहरे पे थोड़ी सी एक आया कि यार ये भी बात हो सकता है। तो आप हमारे पक्ष को समझिए, सुनिए। अब माता का गीत हमने गाया, हमने कि हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा, मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा, मनवा मोहत बा। बहुत पवित्रता के साथ गाए। मैया हो बनौले रही है, कृपा अपार रूपवा, मनवा मोहता। और फिर बनाए बहुत तरह का गाना। मैं माँ से झगड़ा भी किया हूँ गाना बनाने में। अच्छा। हाँ, एक समय था जब वो एल्बम नहीं चलता था, 6-7 एल्बम नहीं चला। तो मैंने माँ से कहा कि वो हमने कहा था कि लागता भुला गईलू, अच्छा। वादा बिसरा गईलू, तू ही ऐसे करबू तब उबार के करी, अतनी को कैलू ना विचार, बेड़ा पार के करी। ओ हिट हो गया। तो हम तो जीवन में, ऋचा जी, हम माँ से बात किए हैं और मेरी माँ सुनी है। अब रही बात कि एक हमारा धर्म है प्लेबैक सिंगिंग। तो फिल्मों के गाने में हमको भी लगता है कि एक दो ऐसे गाने हैं जो हमसे डबल मीनिंग गवा दिए। तो वो हमारी माता जी भी टोकी, जैसे अब जाने दो। अच्छा। तो नहीं, आप बता ही देते हैं आपको। जैसे एक गाना है, धरती पुत्र एक गाना है, तो उसमें जो हीरोइन है लुक्खा टाइप का है। वो लड़कियों को देखता है तो बस वो मचल जाता है। तो उसका गाना दिया था, कब देबू कहवा देबू। तो लेकिन लास्ट लाइन क्या आता है, बताव कब देबू हो हमके आपन प्यार। लेकिन अब हमारे लिए सच में बोलिए तो थोड़ा हमको भी लगता है यार, मैं ये गाना आज तक मंच पे नहीं गाया। पछतावा होता है कभी, क्यों गाया? नहीं, अब हम क्या करें, देखो वो करेक्टर था ना, वो थोड़ा सा कमीना टाइप का करेक्टर है, तो अब वो करेक्टर तो करना पड़ेगा ना। हम कैसे कह सकते हो कि नहीं तुम इतना ऐसा करेक्टर बताओ। लार्जर देन लाइफ कोई करेक्टर नहीं हो सकता। तो फिर सिनेमा में कैसे वो अच्छा बनता है, वो कहानी है। वो कहानी है। तो फिल्मों में कई चीजें और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। कई रेन क्या होते हैं, रेन हाँ रेन सॉन्ग होते हैं ना, पानी वानी में ड्रीम। अब उसमें तो आप हीरो हीरोइन दोनों जैसे दिखते हैं। अब उसको तुम कहो ये देखो मनोज तिवारी कैसा लिपटा पड़ा है हीरोइन, अरे यार वो कैरेक्टर है। तो उसमें वो तो फिल्म का जो डिमांड है, कई बार हम लोगों को जमीन में गिरना पड़ता है धूल में, और धूल में रियल धूल में, मतलब सांस भी सोचेंगे अंदर न चला जाए धुलवा, पूरा मुंह पे धूल मारना है। रुक कभी जरा सांस बंद कर ले तब मारना। तो सांस बंद किया, फिर धीरे धीरे सांस ले रहे हैं।
क्योंकि हीरो को मार पड़ी है, डाकू मार के गए हैं, गिरा हुआ है, तो हमको कैरेक्टर्स करते समय धूल तो लेना पड़ेगा। तो सिनेमा की बात को एक अलग छोड़ दीजिए, हम लोग जो गाना बनाए हैं, मैंने कभी भी वल्गर नहीं बनाया। बट आपकी कभी ये सारा काम आपकी इसकी राजनीति, जैसे आप बार बार अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, तो आपके खिलाफ इस्तेमाल होता रहता है। हाँ, होता है। फर्क पड़ता है? अभी तक तो नहीं पड़ा क्योंकि मुझे लगता है लोग समझदार हैं। वो तो हमको इतना ये गानों से हमें नीचा दिखाने में अरविंद खुद ही गड़बड़ हो गए हो। मैं कभी भी अरविंद को बिलो द बेल्ट नहीं बोला। मैं कभी भी बोलता हूं तो या तो अरविंद केजरीवाल आपका ये ठीक तो आ पाएगा, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं, तभी जी आएगा। इतना मैं सावधान रहता हूं, भाषा की मर्यादा में नहीं खोता। कभी कभी हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ हो गया हो तो बात है। जी बताइए, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनते? अरे हम तो बनना चाहते थे, लेकिन एक बहन की बारी आ गई, हमने कहा सोम नमः स्वाहा। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको बनना चाहिए था? हर बार ऐसा लगता है कि दिल्ली बीजेपी कोई अपना फेस नहीं दिखाती है, तो मनोज तिवारी को फेस क्यों नहीं बनाया जाता है? हम भी फेस थे एक बार तो। हाँ, फेस नहीं बने हम ऑफिशियली, कभी फेस हाँ, आप फेस नहीं बने, तो कोई बात नहीं, लगे हुए हैं। और इस समय तो अच्छी मुख्यमंत्री मिल गई हम लोग। सवाल तो अब उनके काम पे भी बहुत उठ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं खूब कि मुख्यमंत्री के तो आएंगे सवाल, बट शी इज रियली गुड। रेखा गुप्ता इज रियली गुड, बहुत ही व्यवहारिक हैं, सबका केयर करती है, और उनकी कई खासियत है जो रेखा गुप्ता को अलग बनाती है। आई एम हैप्पी। अभी आपने शंकराचार्य जी का देखिए खुद नाम लिया था, मैंने नहीं लिया था। मैंने कहा मैं शंकराचार्य नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ठीक है, वो अब उन्होंने कुछ चेतावनी दी है। कितने दिन के अंदर? 40 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर अपने आप को हिंदू साबित करके दिखाएं मुख्यमंत्री। और कुछ मार्च में साधु संतों को लखनऊ बुलाया गया। बट मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल मनोज जी, जब हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं इतने साधु संत हैं इस देश में, एक से ही उसका प्रमाण पत्र मांगना या इतने विवाद की क्या जरूरत थी जो प्रयागराज में हुआ? किसने प्रमाण पत्र मांगा? किसी ने, शासन ने ना, किसी ने पूज्य अविमुक्तेश्वरानंद जी से प्रमाण पत्र नहीं मांगा। उनको पूरा, असल में ये पूरा विवाद जो नहीं होना चाहिए था हो गया। मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और महाराज जी को भी इतना नहीं अड़ना चाहिए था। दोनों चीज होनी चाहिए थी। छोटी मोटी बात हो गई, जो पनिशमेंट मिलेगा जिन लोगों ने बदतमीजी की है, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री को भी इतना शब्द बोल देना, औरंगजेब, मुगल, वो भी महाराज जी को से बचना चाहिए था। और देखिए ऋचा जी, योगी आदित्यनाथ जी से कोई हिंदुत्व का प्रमाण मांगे ना, तो मुझे नहीं लगता है पब्लिक उससे खुश होगी। आज योगी आदित्यनाथ के कारण उत्तर प्रदेश की बेटियां अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। आज योगी आदित्यनाथ के कारण हिंदुत्व का मान बढ़ रहा है। आज योगी आदित्यनाथ ने सनातन और हिंदुत्व के साथ साथ सबका विकास का भी उन्होंने एक अच्छा स्वरूप प्रस्तुत किया है। सरकार से छोटी मोटी गलती हो सकती है, कोई भी संपूर्ण नहीं है, लेकिन अब सीधे योगी आदित्यनाथ जी को जो इन्होंने कहा है, उसमें मामला राजनीतिक दिख गया। अब वो मामला सनातनी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ये विवाद दोनों ही तरफ से ना ही इतना बड़ा होता तो ठीक? ना, एकदम दोनों को रोकना चाहिए था। भाई, मकर संक्रांति में जैसे सभी महात्माओं का मैं सुन रहा हूं कि वहां पे ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था होती है वो महाकुंभ में, तो ठीक है। लेकिन अब उसके बाद भी महाराज जी जा रहे, चले ही गए होते, थोड़ा सा और विनम्रता से बात कर ली, समझा के, तो कहीं ना कहीं तो कुछ चीज हुआ जिससे बात बिगड़ गई।
और बात बिगड़ती चली जा रही है। अब ये बात पता नहीं महाराज जी को कोई बता रहा है कि नहीं, कि अब ये पॉलिटिकल हो गया। अरे प्रधानमंत्री जी उनको कितना सम्मान, पैर छू के प्रणाम किए थे। बिल्कुल। अनंत अंबानी की शादी में मैं बगल में खड़ा था। अच्छा। हाँ, सबको प्रणाम किए तो उनको भी प्रणाम किए। तो महाराज जी को भी थोड़ा सा तो कोई उनको संयम समझा रहा रखना है? चाहिए। अब हम तो प्रार्थना करेंगे आपके इंटरव्यू में कि महाराज जी जाने दीजिए, आप संत हैं बड़प्पन के साथ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो जो उन्होंने मेले में जो बातें उनके लिए कहीं, उससे लोगों को बहुत ठेस लगी है, हमें भी अच्छा नहीं लगा। लगभग एक ही समय पे यूपी में ये दो बड़ी, मतलब ये तो बहुत बड़ी थी, लेकिन एक घटना, आप दिल्ली में रहते हैं तो एनसीआर सटा हुआ है, जो एक लड़के की मौत हुई और प्रशासन पर सब पर उंगली उठी कि वो 2 घंटे वो तक। जो बच्चा जो दलदल में डूब अब मैं गया आपको ना। पर्सनली बात बताऊं, क्या होता है, दुर्घटना बहुत होती है, हादसे बहुत होते हैं, मृत्यु बहुत होती है। कोई गिर नहीं, गया बहुत गड्ढे में ही- अलग बात है, 2 घंटे तक वो मदद के लिए वो जीवित था, 2 घंटे तक, उस पर भी बहुत प्रशासन पर सब पर उंगली उठ रही है। वो सच में वो हम लोग भी उस घटना को सुन के बहुत आश्चर्यचकित हुए हम, जैसे आप आश्चर्यचकित हुए होंगे कि 2 घंटा तक वो। फिर बाद में हमने उसमें पता करी, जो भी लोग वहाँ थे उनको एनडीआरएफ को जितना जल्दी बुलाना चाहिए था उसमें चूक हुई। इसमें हम कुछ भी बचाना और दबाना नहीं चाहते। लेकिन पुलिस थी, एसडीआरएफ थी, रस्सी नहीं, कहीं नाव नहीं, कहीं कुछ हो। यस एग्जैक्टली। बट एनडीआरएफ के पास ये सब कुछ होता है। और बाद में एनडीआरएफ का मैंने स्टेटमेंट भी पढ़ा कि अगर हमें समय से सूचना होती तो बच्चे को बचा लेते। तो अब हम क्या बताएं। स्थानीय प्रशासन की तो गलती है ना, नहीं, अधिकारियों की या जो भी। प्रथम दृष्टया तो लगती है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 घंटे तक कोई चिल्लाता रहे, लोग हैं और आपके साधन नहीं थे भाई। और वो भी रस्सी की नोएडा जैसी आवश्यकता, जगह में, नोएडा कहीं किसी जैसी गांव में जगह होते पे तो चलो मान लेते। ये चूक है, ये चूक है। और जो भी डिपार्टमेंट इसको एड्रेस करता है उसकी तैयारियां क्यों ऐसी नहीं है, ये हम निश्चित रूप से ये सवाल उठना चाहिए। ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए। मैं अभी जा करके संबंधित अधिकारियों से मैं खुद पर्सनली एक सांसद होने के नाते बात करूंगा। हम दुखी हैं उससे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं, उस पर भी आपसे सब बात कर ही रहे होंगे। अभी यूजीसी का जो हुआ जी, क्या ये भी होना चाहिए था? जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, क्या इस विवाद की भी ज़रूरत थी? क्यों ये इतना बड़ा हो गया? और आप बिहार से आते हैं, मुझे कितने बिहार के लोग ये कहते हैं कि कुमार लिखना शुरू कर देते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अपना सरनेम ही हटा देते हैं लोग। यूजीसी का जो भी प्रकरण चला, ये भी अनावश्यक किया गया। अब उसमें मुझे लगता है कि एक तो अच्छी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। और मैं आपको सरकार की मंशा बता रहा हूँ कि सरकार इसकी पूरी समीक्षा करने जा रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इसमें कई बातें हैं। जिस कमेटी से ये पास होके आया उसके हेड दिग्विजय सिंह जी हैं, ये आपको पता चला होगा। और लेकिन कमेटी ने पास किया तो उसको एग्जीक्यूट करने के पहले नोटिफिकेशन को विभाग को भी देखना ही चाहिए। तो अभी सच पूछिए तो हमको एग्जैक्टली 1-2 पॉइंट ही समझ में आया। आने के बाद भी निशिकांत दुबे जी तो लगातार पहले तो बचाव करते रहे और 10% ईडब्ल्यूएस जो बार बार बता रहे थे, तो कई लोगों ने कहा अरे इसको आप इतना एहसान की तरह क्यों दिखा रहे हैं? जो एक पूरा, देखिए, जो पार्टी लगातार अपने वोटर से कहती है कि बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, है ना, आप ही बांट दे रहे हैं तो फिर कैसे होगा आगे? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। सरकार की बांटने की नीयत नहीं है। सरकार तो सबका साथ सबका विकास वाली है। एक भावना सरकार की जरूर है कि एससी हैं, एसटी हैं, ये जो इनके साथ ज्यादती न हो, लेकिन वो भी किसी के साथ ज्यादती ना कर दें, इसका भी हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल। इसी में थोड़ी बहुत कुछ तो त्रुटि हुई है।
और देखिए ऋचा जी, मैं एक बात बताऊं, जो व्यक्ति, जो सरकार इस देश के लिए गरीबों को अनाज देने में भेदभाव नहीं करते, इलाज देने में भेदभाव नहीं करती है, उसको शिक्षा मिले, हर वर्ग को अपना ड्यू हक मिले, और निशिकांत जी ने जो कहा वो किसी को जताने के लिए नहीं कहा, याद तो रखना ही चाहिए ना। ये तो बात सही है कि आज हिंदुस्तान में कोई कास्ट ऐसी नहीं है जो रिजर्वेशन में न आती हो, और 10% आता है वो भी। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, हाँ, तिवारी होके कभी ऐसा जीवन में नहीं हुआ कि आपको ब्राह्मण, पोंगा पंडित, क्या क्या चीजें, कभी अपनी जाति को लेकर आपको मजाक नहीं सुनना पड़ा, व्यंग नहीं सुनना पड़ा? नहीं सुनना पड़ा है, कई बार सुना। हाँ, तो क्यों ना हो कि कैंपस में सबको फिर कर दो ना बराबर, कोई भी बच्चा एक दूसरे बच्चे को उसको उसकी जाति को ले। आप देखिए सोशल मीडिया पर हर कोई आप अपना व्यू रखिए, आपको मनुवादी कह देगा, आपको सामंतवादी कह देगा। क्या ये सही है? इसको भी तो रोकना चाहिए। इसमें मेरा एक थॉट है कि जो थोड़ा सा हमारा कमज़ोर हिस्सा होता है ना, उसको थोड़ा ठीक करते हैं, उसका केयर ज़्यादा किया जाता है, सभी करते हैं, इसलिए इसको बहुत बढ़ाना नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी की नीयत पे किसी को शक करने की गुंजाइश नहीं है। मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ ऋचा जी, वो व्यक्ति हर देशवासी के लिए नीति और नीयत लेके जी रहा है, तो एकदम से किसी बात पे एकदम गाली दे देना, इतनी घनघोर विरोध, ऐसी ऐसी लाइनें आई, तो इसमें ये मत हम भूलें कि एक वर्ग है जो उनको गाली ही देना चाहता है, समझते हैं, उसको आनंद आता है। एक वर्ग है जो उनको मारना ही चाहता है, उसको अच्छा लगना। एक वर्ग है जो उनको हटाना ही चाहता है, क्योंकि उसके बहुत सारे जो बैड बिहेवियर है रुके हुए हैं। तो इसलिए मैं अपने भाइयों से, जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनसे भी, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं, बड़ी सोच समझ के चलना है। मगर नरेंद्र मोदी पे डाउट नहीं किया जा सकता। मैं बहुत आपको हृदय से बोल रहा हूं कि डोंट डाउट नरेंद्र मोदी। वो एक कोई लाइन थी ना कि विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर बस कभी कभी ही आता है। वो सारी चीज़ें हैं। हम तो उनसे पर्सनली भी जब बात करते हैं, मुझे वही एहसास हो। हमने भी यूजीसी की बात आई तो मैं चुप नहीं बैठा हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने बोला है। सोशल मीडिया पे नहीं बोला? अरे अंदर पार्टी में बोला? नहीं, सोशल मीडिया पे भी बोला है, खूब वायरल है। आपको लगता है जाति प्रथा इस देश में खत्म ही हो जाए? नहीं, जाति प्रथा खत्म करने का कोई मतलब नहीं है, जातिवाद खत्म करना है। देखो, जाति प्रथा आज की है। आपको अपने जाति का जब सम्मान नहीं रहेगा तो आपको वतन का भी सम्मान नहीं कर पाओगे। लेकिन वाद नहीं है। मैं प्रथा और वाद में थोड़ा डिफरेंस महसूस करता हूं। जातिवाद खत्म होना चाहिए। डोंट जज एज कास्ट। किसी का गुण हो, किसी का स्किल हो, किसी की क्षमता हो, उसको जाति पे मत करो। अभी जैसे एक बात आपको बताऊं, पता नहीं हमारा बातचीत लंबा लेंदी ना हो जाए, नहीं, बस अब लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हे देखो एडमिशन में इतना दे दिया। अरे भाई, एडमिशन होना एक बात है और परीक्षा पास करना दूसरी बात है। कई लोग हमसे आए, कहे भैया बताओ ऐसे ऐसे लोग बन जाएंगे डॉक्टर। अरे डॉक्टर के लिए, लेकिन वो एडमिशन के लिए है। परीक्षा तो पास कर ही के पड़ी, उतना पढ़ ही के पड़ी। दैट इज ओनली फॉर एडमिशन। तो इसलिए कई बार जो मैं आजकल एक थॉट पे पहुंचा हूं कि बम गोले से कोई हमें अब मार नहीं सकता,
पर वैचारिक आतंकवाद हो तो कोई उबार नहीं सकता। हमारा आज का टेंशन ना, मैं बहुत सोचता हूँ रिचा जी, हमको भी कई बार कुछ बातें बुरी लगती हैं, पर मैं उसकी पूरी जानकारी लेता हूँ। हमको आज भारत को खतरा इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से है, और दुनिया हमें बार बार हमारे बच्चों को, हमारी जनता को खौलाती है। तो मेरी प्रार्थना है कि खौलना मत। हम सांसद हैं ना, मैं आपके इंटरव्यू में बहुत विश्वास से आज बोल रहा हूं, देश के किसी कोने का व्यक्ति, मैं सोमवार मंगलवार घर पे जरूर होता हूं 9 से 11, वो आ जाए। आने के पहले मेरा ट्विटर खाली चेक कर ले। अगर मैं नहीं रहता हूं तो ट्विटर पे जानकारी देता हूं कि आज मैं नहीं हूं, अब बुधवार को मिलूंगा। मैं देश के किसी भी मामले में देशवासी और प्रधानमंत्री के बीच ब्रिज का काम करने को तैयार हूं। खौलना नहीं है मेरे भाई, इतनी मेरी प्रार्थना। देखिए, हमने सारे पॉलिटिकल सवाल पूछ लिए और जैसा मैंने शुरू में कहा था, सारे सवालों का बड़े मुस्कुराते हुए अच्छे से जवाब देते हैं। तो लेकिन ख़त्म करते करते जहाँ से शुरू किया था वहीं से चलते हैं। बनारस आते हैं, यहाँ का खाना आपको पसंद है? अपनी पुरानी यादों में बनारस का खाना तो बहुत शामिल होगा। माई के हाथ का खाना। अच्छा, यहाँ का, बाहर का नहीं? हाँ, माँ का फोन आ रहा है अरे मेरे पास, और उसके पास जाऊंगा। वो जो दाल भात तरकारी, कतरा, लौकी के कतरा, आलू के कतरा, गोभी के कतरा, वो जो बना के रखले हुई, वो बहुत ऐसा लगता है उसको खा के तृप्त हो रहा हूँ। बट बनारस का भी तो खाना कितना, कौन कौन सी चाट, टमाटर चाट और हाँ, सवेरे वाला कचौड़ी। हमको ना कचौड़ी सब्जी, और कई लोग के बाटे वो साव जी के कचौड़ी, उधर भी राम मंदिर की कचौड़ी, ये सब वो कहते ही लगता है कि एक खुशबू आना शुरू हुआ। आप भी खा के जाना। मैं तो हर बार आती हूँ तो कचौड़ी, यहाँ की सब चीज़ें। आप भी इतना ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के सवाल पूछते हो, इतना कड़क कड़क सवाल। नहीं, चलते चलते 2 चीज़ें। आपको गुस्सा आता है? बीच में आपको गुस्सा आया? यूजीसी पे बहुत गुस्सा आया। नोएडा पर भी आया। हाँ, लेकिन मेरा एक प्रार्थना है आपके साथ साथ और लोगों से भी, ये बड़ा अच्छा हाथ में देश है। अब गुस्सा मत करो, सजेस्ट करो। देखो, व्यवस्था बनाना हमारा काम है, एग्जीक्यूट करने के लिए मनुष्य ही है। तो त्रुटि किससे हुई उसको पता करना है, और उसको अगर त्रुटि में जानबूझ के है तो उनको अच्छे से पनिश करना है। नहीं, मानवीय भूल बस हुआ तो देखते हैं दोबारा ना हो। आप कह रहे हैं प्रधान जी की मानवीय भूल थी ये? धर्मेंद्र प्रधान जी की? धर्मेंद्र प्रधान जी की, अब देखो चूंकि मंत्रालय उनका है तो टारगेट में तो वही रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चूक हुई है। चलिए, आपने इतना माना, ये बहुत अच्छी बात है। बाबा विश्वनाथ को हम मंदिर तक सीमित नहीं मानते हैं, वो हम लोग साथ बैठे हुए हैं, और हम लोग एक गीत गुनगुनाते रहते हैं, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे, हर हर महादेव गंगे, हर यह काशी नगरी में कोई ना रहे भूखे नंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। आवत रही काशी नगरिया एहो जग के वासी, हर एक झलक जब देख के जइबा
सुख बरसई है अविनाशी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बहुत लालची हूँ मैं। एक होली गीत भी सुन ले बस, अब आने वाली है, ज़्यादा दिन नहीं है, 1 महीना। अभी होली का गाना बना रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इस बार ना एक गाना बनाया हूँ। अरे होलरिया 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 भौजी सजैले बा, बाबा गर्दा उड़ैले बा। अब बाबा मत पूछना कौन है, वीडियो बताएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, मनोज हैप्पी जी। होली। ऋचा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू।